कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे से होंगे। सबसे पहले आपको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम पढ़ेंगे हिंदी की तीसरी बुक जो कि अभिव्यक्ति और माध्यम है, उसका चैप्टर कविता। अब हम जानेंगे कविता कैसे बनी। कविता का जन्म वाचिक परंपरा से हुआ था। प्राचीन समय में दादा दादी की लोरी और नाना नानी के लोकगीतों और मांगलिक गीतों और श्रमिकों द्वारा गुनगुनाए गए लोकगीतों एवं बच्चों द्वारा गुनगुनाए गए गीत जो कि आगे चलकर कविता का रूप ले लेते हैं। कविता लेखन के संबंध में दो मत होते हैं। एक का मानना है कि अन्य कलाओं के समान कविता लेखन की कला को भी प्रशिक्षण द्वारा नहीं सिखाया जा सकता क्योंकि इसका संबंध मानवीय भावों से है, जबकि दूसरा मत ये कहता है कि अन्य कलाओं की भांति प्रशिक्षण के द्वारा कविता को सरल बनाया जा सकता है। ये क्वेश्चन जरूर आता है कि कविता के दो मत क्या है, इसको याद रखना अच्छे से। अब जानेंगे कविता के प्रमुख घटक। कविता के मुख्य घटक है या तत्व है, पहला भाषा, दूसरा शब्द, तीसरा छंद, चौथा अनुभव एवं कल्पना, पांचवा सहज संप्रेषण शक्ति, छठा भाव एवं विचार। कविता के इन 6 घटक के बारे में विस्तार से जानेंगे। पहला है भाषा। कविता में भाषा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। कवि को ऐसी भाषा चुननी होती है जिससे वह श्रोताओं को जो कविता को उसको सुनते हैं पढ़ते हैं उनको अच्छे से भाव और संवेदनाओं की अभिव्यक्ति समझ आ जाए। आधुनिक समय में कविता में खड़ी बोली का प्रयोग अधिकतर कवि करते हैं, मुक्त छंद में करते हैं। कविता का दूसरा घटक है शब्द। कवि W.H. ऑडेन ने कहा है कि प्ले विद द वर्ड्स, अर्थात कविता लेखन में सबसे पहले शब्दों के साथ खेलना सीखें। कविता लेखन के समय कवि को अपने भावों और विचारों के अनुरूप शब्दों का चयन कर उनका प्रयोग करना चाहिए। शब्द मनुष्य के सबसे प्रिय मित्र होते हैं क्योंकि शब्दों के माध्यम से ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बात को समझ पाता है। कविता का तीसरा घटक जो है वह होता है छंद। प्राचीन समय में जितने भी कवि थे वह सारे छंद और तुक से बंधी हुई कविताएं की रचनाएं करते थे, परंतु आज के जो कवि हैं वह सारे मुक्त छंद में कविता की रचना करते हैं। अधिकतर कवि इसी का प्रयोग करते हैं। छंद और तुक से बंधी हुई जो कविताएं होती हैं उनमें कवि को यह ध्यान में रखना पड़ता है कि कविता में कितने शब्दों का प्रयोग होना चाहिए और कितने शब्दों के बाद पूर्ण विराम आए और कितने शब्दों में कितनी मात्राएं होनी चाहिए, यह सब कवि को अपने दिमाग में ध्यान रखना पड़ता है। कविता का चौथा जो प्रमुख घटक होता है वह होता है अनुभव और कल्पना। कवि कविता में भावों और विचारों के साथ अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करता है। भावों के द्वारा ही कविता में जीवन के सत्य के मधुर और कटु दोनों रूपों को प्रकट करता है। कवि को केवल कोरी कल्पना से बचना चाहिए। कविता का पांचवा घटक जो है वह है सहज संप्रेषण शक्ति, अर्थात कविता कवि अपने लिए नहीं लिखता बल्कि उसका लक्ष्य अपने भावों और विचारों से समाज को परिचित कराना है। इसलिए यदि कवि ऐसे में कविता को बड़े कठिन शब्दों में लिखेगा या ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जिसमें जो पाठक को समझ ना आए तो उसका कविता लिखने का कोई फायदा नहीं। सहज व सरल भाव पाठक को कविता के साथ बांध देती है। कविता का छठा प्रमुख घटक है वह है भाव एवं विचारों की अनुभूति। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक बार रविंद्रनाथ टैगोर जी अपने शिष्यों को एक कविता सुनाते हैं। उनमें से एक शिष्य उस कविता का अर्थ पूछते हैं जब रविंद्रनाथ टैगोर जी से, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी उन्हें उस कविता का अर्थ बता देते हैं। कुछ समय बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी फिर वही कविता सुनाते हैं और शिष्य इस बार भी उस कविता का अर्थ पूछते हैं, तो इस बार रविंद्रनाथ टैगोर जी उस कविता का दूसरा अर्थ बताते हैं। जब शिष्य उनसे पूछते हैं कि आपने पहले तो इस कविता का कुछ और अर्थ बताया था और अब कुछ और अर्थ, तो ऐसा क्यों? ऐसा पूछने पर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जवाब दिया कि उस समय मेरा जो मूड था वह कुछ और था और इस समय जो मूड है वह कुछ और। ये चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा।